हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ का अड्डा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35, पार्ट 3rd। Article 12 to 35 of Indian Constitution deal with fundamental rights. These human rights are conferred upon the citizens of India, for the Constitution tells that these rights are inviolable: right to life, right to dignity, right to education, etc. all come under one of the 6 main fundamental rights। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 जो है वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और ये जो मानवाधिकार है यह भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है, क्योंकि संविधान जो है यह बताता है कि ये अधिकार जो है वह अनुलंघनीय है। जीवन का अधिकार है, गरिमा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, आदि सभी 6 ऐसे मुख्य मौलिक अधिकारों में से यह एक के अंतर्गत आता है। Then there are 6 fundamental rights enshrined in the Indian Constitution. They are as follows। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार निहित किए गए हैं, जो कि वह इस प्रकार से है। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18, यानी कि समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। देन है सेकेंड राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। देन थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 to 24, यानी कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 23 से 24 में है। देन फोर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। देन 5 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30, यानी कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जो अधिकार है वह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और देन 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। देन Fundamental rights of Indian Constitution, Article 12 to 35. The fundamental rights in the Indian Constitution are enshrined in the Part 3rd, specifically Article 12 to 35. These rights are considered essential for the protection and well-being of citizens and justifiable, meaning they can be enforced in courts. The United States Bill of Rights served as a major model for India's creation of fundamental rights। यानी यहाँ पर यह कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंदर यह मौलिक अधिकार जो है उसे भाग 3 में विशेष रूप से अनुच्छेद 12 से 35 में निहित किया गया है, और यह जो अधिकार है वह नागरिकों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आवश्यक भी माना जाता है, और यह न्यायसंगत भी है, जिसका अर्थ यह होता है कि उन्हें कोर्ट में लागू किया जा सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स ने भारत के मौलिक अधिकारों का निर्माण करने के लिए एक प्रमुख मॉडल के रूप में भी कार्य किया है। डिफाइन्स द स्टेट, आर्टिकल 12, राज्य को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 12। देन द स्टेट इज डिफाइंड एज फॉलोज इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। द इंडियन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर एंड फेडरल गवर्नमेंट, each local government, other Indian government entities or those under its authorities, यानी कि
भारतीय संसद और सरकार, राज्य का विधानमंडल और संघीय सरकार, प्रत्येक स्थानीय सरकार, अन्य भारतीय सरकारी संस्थाएं या इसके अधिकार के तहत या इसके अंतर्गत यानी कि राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 1857 के मामले में यह कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर एडमिशन देने से रोका जाता है उसके राज्य में, तो यह सब क्या है? यह सब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अगर हम यूनिवर्सिटी को कह दें कि यह सॉवरेन नेचर या सॉवरेन पावर का नहीं है, इसीलिए इसे हम स्टेट नहीं मानते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। इसीलिए इस केस के अंदर कहा गया है कि यूनिवर्सिटी जो है वह स्टेट है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो किसके अनुसार चलती है? वह स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंटर गवर्नमेंट से चलती है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी जो है वह एक स्टेट है। डेफिनेशन ऑफ लॉ, आर्टिकल 13 Article 13 of the Indian Constitution it states that यानी कि कानून की परिभाषा अनुच्छेद 13 यानी कि अब इसके अंतर्गत क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि टू द एक्सटेंट दैट दे conflict with the provisions of this part, all laws that were in effect on Indian territory before the beginning of those constitution shall be void। यानी कि इस हद तक कि वे इस भाग के प्रावधानों के साथ संघर्ष करते हैं कि इस संविधान की शुरुआत होने से पहले भारतीय क्षेत्र पर प्रभावित जितने भी कानून हैं उन सभी कानून क्या होंगे? वह शून्य होंगे। मतलब कि संविधान की शुरुआत होने से उसके पहले जो भी भारतीय क्षेत्र पर प्रभावित कानून थे वह शून्य होंगे। Any law passed by state in violation of this clause shall be null and void to the extent of the violation, and it is prohibition for the state grant rights granted by this part in any other way in this article unless the context otherwise requires। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस खंड का उल्लंघन में राज्य के द्वारा पारित कोई भी कानून उल्लंघन होने वाली सीमा तक शून्य और शून्य ही होगा, और राज्य के लिए इस भाग के द्वारा दिया गया अधिकारों को किसी अन्य तरीके से प्रदान करना मना किया गया है। और इस लेख में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा जिसकी आशा न की गई हो। First is A. Law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or uses having the force of law in the territory of India। यानी कि कानून के अंतर्गत भारत के जो क्षेत्र में कानून का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपकानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग भी शामिल किया गया है। Then B. Laws in force includes laws passed made by a legislature or other competent authority in the territory of India prior to the commencement of this constitution and not previously repealed even thought any such law or any part thereof may not then be effect। यानी कि अब प्रवृत्ति जो है कि कानून में इस संविधान की शुरुआत होने से पहले भारत के क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाया गया कानून को शामिल किया गया है, और यह पहले से ही इसको निरस्त नहीं किए गए हैं। फिर उसके बाद एक लीडिंग केस है केशवानंद भारती केस, जो AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461 का है। और इस केस में 13 जजों की बेंच थी
और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सरकार जो है वह संविधान का मूलभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती है। सरकार संविधान से ऊपर नहीं है और सरकार किसी भी कानून को बदलाव करता है तो कोर्ट उसका न्यायिक समीक्षा कर सकता है। देन फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। द राइट टू इक्वालिटी इंटरली प्रोटेक्ट्स द equal legal rights of all citizens. The right to equality absolutely forbids discrimination on the basis of caste, creed, and religion, place of birth, race or sexual orientation। यानी कि समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, जिसमें यह कहता है कि समानता का अधिकार जो है वह पूरी तरह से सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है, जो नस्ल या यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव को बिल्कुल रोकता है। Then it ensures that everyone has an equal chance to work for the government and prohibits the government for treating anyone differently at work just because of their religion, caste, race, gender, ancestry, place of birth, place of residency or any other of these factors। इसका मतलब यह हुआ कि यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को सरकार के लिए काम करने के समान मौका मिले और सरकार को काम पर किसी के भी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी अन्य प्रकार के किसी भी कारण से अलग व्यवहार करने से रोका जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार द्वारा काम पर किसी भी प्रकार से, चाहे वह धर्म हो या जाति, नस्ल, लिंग, वंश या किसी भी या इसके अन्य किसी भी कारण से उनके साथ अलग व्यवहार करने से रोका जाता है। Then the state is not permitted to treat citizens differently based on their caste, race, religions, gender or place of birth. This is required to achieve equality. Read more about the right to equality here for details informations। अब क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक में तो दिया गया है, जिसमें संविधान जो है यह सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और साथ ही कानून के समक्ष समानता की गारंटी भी देता है और राज्य को नागरिक के साथ उनकी जाति, नस्ल, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अलग व्यवहार करने की अनुमति भी नहीं देता है। समानता हासिल करने के लिए हमें इस बारे में विस्तृत जानकारी होना चाहिए। देन फर्स्ट जो आर्टिकल 14 है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ और सेकेंड 15 जो है आर्टिकल वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on grounds of religions, race, caste, sex, or place of birth. Then Article 60, equality of opportunity in matters of public employments. Then Article 70, abolition of untouchability. Then Article 18, abolition of titles। यानी कि अनुच्छेद जो 14 है वह विधि के समक्ष समता के अधिकार के बारे में बताता है और अनुच्छेद 15 जो है वह राज्य के भेदभाव को क्या करता है, वो प्रतिबंधित किया गया है और अनुच्छेद 16 जो है वह अवसर की समता को यानी कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में जो है वह उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कि विद्या और सेना के अतिरिक्त राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 92-22 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। अब इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चाहत होती है आज़ाद होना। स्वतंत्रता का अधिकार द्वारा
गारंटीकृत कुछ अधिकार दिए भी गए हैं, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बल के उपयोग के बिना सभा की स्वतंत्रता है, हमारे देश के पूरे क्षेत्र में आंदोलन की भी स्वतंत्रता दी गई है और उसके साथ ही साथ संघ की भी स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी रहने की भी स्वतंत्रता दी गई है। Then the rights, however, are concentrated in many ways. Read more about the right to freedom here for details information. Right to education under Article 21A was added in our Indian Constitution by 86th Constitutional Amendment Act 2002, which ensured that every children between the age of 6 to 14 years have the basic right to a free and compulsory education। हालांकि यह जो अधिकार है वह कई मायने में बाधित है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम बता दें तो अनुच्छेद जो 21A के तहत शिक्षा का जो अधिकार है उसे हमारे भारतीय संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो यह सुनिश्चित भी करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार माना गया है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार के रूप में माना गया है। Then Article 19 Protection of certain rights regarding freedom of speech etc. यानी इसका मतलब यह हुआ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की सुरक्षा दिया गया है जो अनुच्छेद 19 में है। Then Article 20 Protection in respect of conviction for offenses यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। Then Article 21 Protection of Life and Personal Liberty, इसका मतलब यह हुआ कि जीवन और व्यक्तिगत की जो सुरक्षा है वह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। Then Article 21A जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, यानी अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है। Then Article 22 Protection against arrest and detention in certain cases, यानी अनुच्छेद जो 22 है वह निश्चित रूप से गिरफ्तारी और हिरासत की सुरक्षा के बारे में बात करता है। Then third, right against exploitation, Article 23 to 24, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि भारतीय समाज की ऐतिहासिक पदानुक्रमित संरचना के कारण शोषण के विभिन्न रूप उत्पन्न हुए हैं और यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि शोषण किया जाना दुर्व्यवहार से भी बदतर है, या हम यह कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार के ही समान है। किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का जबरन श्रम करने से रोकने के लिए यह मौलिक अधिकार आवश्यक है। भले ही पेशे की पेशकश की जाए, लेकिन किसी से उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है। भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का जबरदस्ती श्रम करवाना वर्जित किया गया है और जबरन श्रम को कानूनी रूप से न्यूनतम वेतन से कम पर किए गए कार्य के रूप में परिभाषित भी किया गया है और इस लेख में मानव तस्करी को संवैधानिक उल्लंघन भी बताया गया है और इसीलिए अवैध या अनैतिक कारणों से लोगों को खरीदना और बेचना मना है। इसके अतिरिक्त ही यह अनुच्छेद घोषित करता है कि यह बाध्य श्रम असंवैधानिक है। Then Article 23 Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labor, यानी इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद जो 23 है वह मानव की तस्करी और उससे निर्धारित किसी भी श्रम पर रोक लगाती है। फिर उसके बाद है Article 24 Prohibition of Employments of Children in Factories etc. मतलब कि अनुच्छेद 24 यह कहता है कि कारखानों में बच्चों को रोजगार करने पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। Then fourth, right to freedom of religion, Article 25 to 28, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। One is completely free to practice whichever religion one chooses,
because India is a multi-religious nation where Hindus, Christians, Sikhs, and many more religions live, the Constitution designate it as a secular state. यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म को चुनता है तो उसका पालन करने के लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। चूंकि भारत एक बहुधार्मिक राष्ट्र है जहां पर हिंदू, ईसाई, सिख और कई अन्य धर्म रहते हैं, संविधान इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भी नामित करता है। It indicates that there is no national religion or state religion in India. However, it completely allows residents to practice any religion they like and to worship anybody they choose. इसका मतलब यह है कि यह इंगित करता है कि भारत में कोई राष्ट्रीय धर्म या राज्य धर्म नहीं है। हालांकि यह निवास करने वालों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने और अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति की पूजा करने की पूरी तरह से अनुमति देता है। Then this should not, however, obstruct another person's religious beliefs and or practices. Foreigners can also exercise this freedom. यानी कि हालांकि इससे किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं में बाधा नहीं आनी चाहिए, विदेशी भी इस स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। Then Article 25, Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion. इसका मतलब यह हुआ कि अंतर आत्मा की जो स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का अभ्यास और प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। Then Article 26, Freedom to Manage Religious Affairs, यानी कि धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 26 में दिया गया है। Then Article 27, Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion, यानी किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का जो भुगतान करने की स्वतंत्रता भी दिया गया है, जो अनुच्छेद 27 में दिया गया है। Then Article 28, Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions, यानी कि कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक बातचीत या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 28 में दिया गया है। अब आते हैं 5 पे, जो कहता है कि कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल 29 to 30, यानी कि 5वें में है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के कारण समाज के सभी सदस्यों को अपनी मूल भाषा या लिपि को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। और भारतीय समाज के बारे में सोचते समय सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह है इसकी विविधता। इतने विविधतापूर्ण देश में हमारा जो संविधान यह मानता है कि विविधता ही हमारी ताकत है, और इस प्रकार के अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने की जो स्वतंत्रता है उनके मौलिक अधिकारों में से ही एक है। और अल्पसंख्यक जाति या धार्मिक समूह है जो राष्ट्र के एक निश्चित क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं और जो समान भाषा या धर्म का पालन करते हैं, और अल्पसंख्यक भाषाई और धार्मिक समूहों को भी अपने स्वयं के शैक्षणिक प्रतिष्ठान स्थापित करने की अनुमति देता है। इससे वे अपनी संस्कृति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। देन आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अनुच्छेद 29 जो है वह अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण करता है। देन आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अनुच्छेद 30 जो है वह शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं 6
Then 6. Right to constitutional remedies. Article 32 to 35. A citizen in India has option to appeal to the Supreme Court to have their fundamental rights upheld. This privilege is protected for the Supreme Court and High Court, respectively, under Article 32 and 226 of the Constitution. It is known as the constitutional remedies right. The Supreme Court and the High Court have the authority to impose fundamental rights under this article. Local courts may also have the ability to extend the rights. यानी कि छठवें में यह दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से 35 में दिया गया है, और यह कहता है कि भारत में एक नागरिक के पास अपने मौलिक अधिकारों को बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की विकल्प है, और यह विशेषाधिकार जो है वह संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए संरक्षित किया गया है, और इसमें संवैधानिक उपचार अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, और इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने का भी अधिकार दिया गया है। Then Article 32 Right to Constitutional Remedies. 32 Remedies for Enforcement of Rights by this Part. यानी कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, और यह इस भाग द्वारा अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुच्छेद 32 जो है कि उपचार प्रदान करता है। देन आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स conferred by this part in their application to forces etc. यानी कि अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त किया गया है कि इन अधिकारों को सेनाओं पर लागू करने में संशोधन करने की संसद को शक्ति दी गई है। देन आर्टिकल 34 restriction on rights conferred by this part will material law is enforced in any area. यानी कि अनुच्छेद 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध किसी भी क्षेत्र में भौतिक कानून लागू होगा। देन आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि अनुच्छेद 35 यह कहता है कि इस भाग के प्रावधान को प्रभावी करने के लिए जो कानून है उसका प्रबंध किया गया है। देन सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, यानी कि कुछ कानूनों की बचत के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेटस etc. राज्यों के अधिग्रहण आदि के प्रावधानों वाले कानूनों की बचत और इत्यादि के बारे में। देन आर्टिकल 31B वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, यानी कि अनुच्छेद 31B यह कहता है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन करना। देन आर्टिकल 31C सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि अनुच्छेद 31C में यह दिया गया है कि कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले कानूनों की बचत करने के बारे में बात की गई है। ओके गाइज, तो आज का क्लास में यहीं पे समाप्त करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना भूलिएगा मत। ओके बाय, टेक केयर।